हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। मैं प्रियंका आज आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स कराने जा रही हूँ। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। बहुत ही इजी चैप्टर है, क्लास 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही इजी और अच्छा चैप्टर है। सेल्फ अंडरस्टूड भी है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसकी जो एग्जाम्पल्स और रिएक्शंस हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस चैप्टर को इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देखिए। सबसे पहले जो पॉलीमर होता क्या है। हमारी डेली रूटीन लाइफ जो है वो विदाउट पॉलीमर इमेजिन करना भी बेकार है, क्योंकि हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों ओर जो सराउंडिंग है, उसमें हर चीज़ पॉलीमर से बनी हुई है। आप जिस पेपर पे लिखते हैं वो, आपके पास जो पेन है उसका जो प्लास्टिक का कवर है वो, आप जिस चेयर पे बैठते हैं वो, हर एक चीज़ पॉलीमर से बनी हुई है। इवन ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा बॉडी जो है वो खुद पॉलीमर्स से मिलके बनी हुई होती है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम डेली रूटीन लाइफ में, सुबह उठते ही आप लोग ब्रश करते हो, वो ब्रश पॉलीमर से बना हुआ होता है। हर चीज़ पॉलीमर से बनी हुई होती है। तो पॉलीमर होता क्या है, सबसे पहले देखिए। पॉलीमर जो है वो खुद दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉली एंड मर्ज। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारी, और मर्ज का मतलब होता है यूनिट्स या पार्ट, यानी बहुत सारे यूनिट या पार्ट्स आपस में कंबाइंड होके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। या हम बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट ऐड होके क्या बनाती हैं, बिग यूनिट्स का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें हम पॉलीमर बोलते हैं। या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रो यूनिट्स, यानी छोटी छोटी माइक्रो यूनिट्स आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन बना करके मैक्रो यूनिट्स का फॉर्मेशन करें, इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीमर। और इस पॉलीमर के लिए जो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे ये यूनिट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स से किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर्स का, ठीक है। और ये जो प्रोसेस जिसमें मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये इससे आप लोगों को ये हमारे मतलब इस वर्ड से आपको पता चला कि ये पॉलीमर जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्ज का मतलब होता है यूनिट्स, यानी बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि छोटी छोटी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर बिग यूनिट का फॉर्मेशन कर रही हैं, या माइक्रो यूनिट्स आपस में कनेक्ट होकर मैक्रो यूनिट, केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसके लिए जो हम स्टडी में वर्ड यूज़ करते हैं वो आता है मोनोमर्स। मोनो का मतलब होता है वन, एक, और मर्ज का मतलब यूनिट, यानी एक यूनिट वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं मोनोमर्स, ठीक है। और जिस प्रोसेस से ये पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर एक्चुअली होता क्या है। इसके लिए मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जिस तरीके से हम कोई वॉल बनाते हैं, कोई दीवार खड़ी करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो ईंट होती हैं वो वन बाय वन, एक के ऊपर एक अरेंज की जाती हैं, और अरेंज करते करते पूरी एक वॉल खड़ी हो जाती है। तो वो छोटी यूनिट, वो ईंट जिससे उस वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, वो ईंट उस वॉल के लिए मोनोमर का काम करती है। और वो मोनोमर यूनिट्स, यानी जो ईंट्स हैं, वो एक के बाद एक रिपीट होकर के, और जो वॉल बनी है वो हमारे लिए क्या है, पॉलीमर। तो इस तरीके से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा एग्जाम्पल है इसे समझने के लिए कि पॉलीमर एक्चुअली होते क्या है।
चलिए अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि पॉलीमर एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटीट्यूएंट्स कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ड्राइव फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स के रिपीटिंग, बार बार रिपीट होने से जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाली स्ट्रक्चर बनती है उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जिससे हमें किसका फॉर्मेशन हुआ है, जो पॉलीमर हमें मिला है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। द प्रोसेस बाय विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वो प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस जिसके द्वारा रिपीट होने से पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इथाइलिन, इथाइलिन से पॉलीथीन का, यानी इथाइलिन या इथीन एक ही बात है, तो एथीन से पॉलीथीन का बनना जो है वो कहलाता है पॉलीमर बनता है। तो यहाँ इथाइलिन जो है वो इस पॉलीथीन का जो पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए किसका काम कर रहा है, मोनोमर्स का। और इस इथाइलिन से पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन हुआ है इसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस हुई है ये कौन सी है, पॉलीमराइजेशन। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये n यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी मोनोमर्स की कितनी यूनिट्स आपस में जुड़ी हैं तब जाके ये पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है उसको शो कर रहा है। या यहाँ भी ये देखिए नंबर ऑफ एन्स शो किया हुआ है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, तो बहुत ही इजी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन है। अब यहाँ जो दो डबल बॉन्ड है ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सबको, जब भी कोई पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड इस तरफ और एक बॉन्ड इस तरफ। जस्ट वेट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा और ये इस तरफ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से होगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ठीक है। तो इसने इधर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और इधर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। और कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी कंप्लीट है। देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ है और एक ये बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। और यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ है और उसने दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब ये जो चेन है ये नंबर ऑफ यूनिट्स n, मतलब ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है और नया देखिए अगर हम इस चेन को लंबा करते जाएंगे, CH2 एक मोनोमर यूनिट, CH2 दूसरी मोनोमर यूनिट, CH2 इस तरीके से हमने 3 मोनोमर यूनिट को यहाँ पे आपस में कंबाइंड किया है। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जो मोनोमर ऐड हो रहे हैं उसको शो करता है। यानी यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है और इसको इस तरीके से, जैसे हम हाथ फैलाते हैं ना, दोनों तरफ बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये आपस में एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये क्या है, इस मोनोमर की रिपीट हुई हैं उनसे इस पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है और ये क्या है, पॉलीथीन, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ये था इथाइलिन और इथाइलिन से पॉलीथीन का बनना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि पॉलीमर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। ये है होमोपॉलीमर्स एंड ये दूसरा कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स का मतलब होता है वो पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट सेम हो। ए पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड होमोपॉलीमर्स, यानी एक ही टाइप के मोनोमर से जिसका फॉर्मेशन हुआ है वो कहलाता है होमोपॉलीमर्स। पॉलीथीन इज होमोपॉलीमर। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, देखिए एक ही टाइप की यूनिट है, इथाइलिन ही बार बार रिपीट होके कनेक्ट होके आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन बना पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई दूसरी मोनोमर यूनिट यहाँ ऐड नहीं हुई है। तो ये एग्जांपल है किसका, होमोपॉलीमर्स का। एंड नेक्स्ट वन इज कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनमें 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स
ऐड होते हैं वो कहलाती हैं कोपॉलीमर्स, यानी दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स ऐड बाय केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड कोपॉलीमर्स और मिक्स्ड पॉलीमर्स। इसका एग्जांपल है नाइलॉन 66, एग्जांपल है इसका नाइलॉन 66। इसमें देखिए इसमें एक मोनोमर यूनिट तो है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और दूसरी है एडिपिक एसिड, यानी हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड ये दो यूनिट आपस में कंबाइंड होती हैं तब नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है। यानी ये दो यूनिट बार बार रिपीट होती रहेंगी और एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करेंगी जिससे नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन होगा और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये सारी प्रोसेस आएगी कोपॉलीमर में, इसे हम डिटेल से आगे देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का 4 टाइप में किया गया है। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ, एक सेकेंड, इनका क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया है। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी जिस टाइप से ये नेचर में पाए जा रहे हैं उनके बेसिस पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उनके बेसिस पे। बेस्ड अपॉन मॉलिकुलर फोर्सेस, ये जो पॉलीमर बनता है, जो इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं उनमें किस टाइप का अट्रैक्शन होता है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। एंड बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसाइज, यानी ये जिस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, ये बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो इनकी 4 मेन क्लासेस हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर फोर्सेस एंड मोड ऑफ सिंथेसिस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जिस टाइप से ये हमें नेचर में मिलते हैं उनके बेसिस पे देखेंगे। तो जहाँ से हमें ये मिलते हैं उनके बेसिस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। अब देखते हैं कि नेचुरल पॉलीमर्स होते क्या हैं। नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं ये हमें कहाँ से, नेचर से मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम है नेचुरल पॉलीमर्स, हमें नाम से पता चल रहा है। तो नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं, द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। इनके आप एग्जांपल्स याद रखने हैं, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। नेचुरल रबर है, कॉटन, वूलन, जो हमारी वूलन ऊन होती है, ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल पॉलीमर है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। देखिए ये रहा, मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। द पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर्स। इन्हें हम मैन मेड पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, ये हमें नेचर से डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, ये हमने हमारी सुविधा के अनुसार इनको बनाया है। एग्जाम्पल्स हैं पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलिन, ये सब के सब किस में आते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक का आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स ही होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलते हैं लेकिन डायरेक्टली हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, तो इनको मॉडिफाई करके हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करके यूज़ में लेते हैं, वो होते हैं सेमी सिंथेटिक। इट मीन्स नेचर से हमने इनको लिया, लैब्स में इनको मॉडिफाई किया एंड देन वी यूज़। तो इस टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके एग्जांपल्स हैं सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर्स, यानी सेलुलोज क्या है, नेचर से प्राप्त होता है, इसमें हमने केमिकल प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन किया है सेलुलोज डाई एसीटेट, और अब ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है जो हमारे लिए यूज़फुल है। वुल्केनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर जो होता है वो इतना अच्छा और यूज़फुल नहीं होता है, तो उसको मॉडिफाई करके
वुल्केनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेमी सिंथेटिक का। इसकी स्ट्रक्चर्स हम बाद में देखेंगे। गन, कॉटन, लेदर एक्सेट्रा इज ऑल सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इनके एग्जाम्पल्स आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं, देखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स एंड क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। ये 3 पार्ट्स हैं इसके डिवाइड करने के। किसके आधार पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। लीनियर, ब्रांच्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर्स भी हम इनको बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज आर पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग एंड लीनियर चेन्स। यानी इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो आपस में कंबाइंड होकर एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करती हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। क्योंकि हमने ये क्लासिफिकेशन किया है उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर में ये मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होती जाती हैं और एक लंबी चेन के रूप में इसका फॉर्मेशन करती हैं। जैसे हम ये समझ सकते हैं हमारे हेयर होते हैं, तो हमारे हेयर आपस में एक लंबे लंबे एक पेयर के रूप में रहते हैं, उसी तरीके से ये लीनियर पॉलीमर्स भी होते हैं। लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट मीन्स पीवीसी, नाइलॉन, पॉलीएस्टर्स। ये सब के सब किस में आते हैं, लीनियर पॉलीमर में। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग याद करोगे। फिर है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर जो होते हैं इनमें क्या होता है, These are polymers in which the monomers are joined to form long chain with side chains और branches are different lengths। यानी इसमें क्या होता है, एक मेन चेन होती है लेकिन इसके साइड में भी ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। ब्रांचेज के रूप में मोनोमर यूनिट्स ऐड होती हैं और एक मेन चेन होती है उसके साइड में, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये एक चेन है, अब हम यहाँ भी एक चेन बनाएं इस तरीके से। तो अब इसकी ये इधर ब्रांचेज हमने दिखाई है, तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगी, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगी। इट मीन्स इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल करती है कंपेयर टू लीनियर। क्योंकि लीनियर की जो चेन होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्रांच चेन। ब्रांच चेन के अंदर जो इनकी ब्रांचेज होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करती हैं, इसलिए इनमें क्या इलास्टिसिटी भी पाई जाती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर, इनमें क्या होता है, जो मेन चेन वो क्रॉस लिंक के द्वारा साइड में भी एक दूसरे से अटैच होती हैं। दीज आर पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इसमें आपको इस स्ट्रक्चर को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इस तरीके के आपस में सारी चेन, अगर हम यहाँ भी एक चेन बनाएं तो इसका इस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ भी एक चेन बनाएं तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो इस टाइप की एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये सारे बॉन्ड आपस में क्रॉस लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप में इसको क्लासीफाइड किया था, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा, क्रॉस लिंक। एंड देन इसके बाद में नंबर 1 जो लीनियर वाली स्ट्रक्चर, एंड सबसे लास्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम किस में आता है, क्रॉस लिंक में। ठीक है, ये इस तरीके से इनको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी हम आगे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और वुल्केनाइज्ड रबर। ये सारे के सारे क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे है। तो देखिए इनमें जो बॉन्ड होते हैं उनमें अट्रैक्शन किस टाइप का है, उसी तरीके से इसको हमने क्लासिफाइड किया है। तो इसमें सबसे पहले है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स नाम से पता चल रहा है इलास्टिसिटी पाई जाती है, इनमें थोड़ी सॉफ्टनेस होती है। इट मीन्स इसमें सारे के सारे जो रबर होते हैं वो इसके एग्जांपल्स में आएंगे। ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, ये सिंथेटिक रबर्स हैं
जो किस फॉर्म में, इलास्टोमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कम होता है कंपेयर टू फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है सारे के सारे जो रेसेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। नायलॉन 6,6, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड्स, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, फाइबर्स के। फिर है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं इनको जब हम हीट देते हैं, जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, हीट के साथ सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद जब हम इनको ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो ये वापस से हार्ड हो जाते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो रीसाइक्लिंग में यूज़ आते हैं, यानी हम इस प्लास्टिक को बार बार गर्म करके सॉफ्ट करके नए स्ट्रक्चर में डाल करके और हम फिर क्या करते हैं, एक कुछ नया इससे फॉर्मेशन कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक से। तो इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, यानी जितने भी लीनियर पॉलीमर्स हैं वो सबके सब किस में आएंगे, थर्मोप्लास्टिक्स में। ठीक है, लीनियर पॉलीमर के सारे एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक्स में आएंगे। और इसमें यही अंतर है कि थर्मोसेटिक पॉलीमर जो होता है वो हीट के साथ हार्ड होता जाता है, और हार्ड होने के बाद में ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट इसमें सारे के सारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आते हैं, और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में आपने देखा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा था, क्रॉस लिंक बना हुआ था। इसलिए जब हम इनको हीट देते हैं तो इनके जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो प्लास्टिक टूट जाता है। ये रीसाइक्लिंग में यूज़ नहीं आते हैं। बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में आप याद रखोगे, इसका डिफरेंस भी याद रखोगे। हीट के साथ सॉफ्ट होते हैं, जबकि ये हीट के साथ हार्ड हो जाते हैं, और थर्मोप्लास्टिक रीसाइक्लिंग में यूज़ आते हैं। सारे के सारे लीनियर पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं, और सारे के सारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, यानी जिस तरीके से इनको बनाया जाता है उनके बेसिस पे इनमें क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसको दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक तो है एडिशन पॉलीमर एंड नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर जो होता है इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो सारी की सारी ऐड होती हैं, इनमें कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकलता है उस मोनोमर यूनिट का, इसलिए इन्हें हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। मीन्स सारी की सारी मोनोमर यूनिट्स ऐड हो रही हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है उसमें मोनोमर यूनिट्स ऐड होती हैं, बट उसके साथ साथ इसमें मोनोमर कुछ मॉलिक्यूल्स के पार्ट बाहर निकलते हैं, लाइक वाटर, अमोनिया, तो इस टाइप की, या ROH, तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ये बाहर निकलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में। एग्जाम्पल नायलॉन 6,6, जबकि एडिशन पॉलीमर में चैन आपस में, जैसे हमने ये एग्जाम्पल पॉलीमर में देखा था, इथाइलिन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये N यूनिट आपस में कंबाइंड होती गई थी, ये एक यूनिट, एक ये यूनिट, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा था। बट नायलॉन 6,6 में वाटर का मॉलिक्यूल, N वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे थे, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, एंड दिस इज एडिशनल पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस बहुत बार पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं इसमें देखिए, डिफरेंट मोनोमर ऐड टू फॉर्म ए पॉलीमर, यानी अलग अलग मोनोमर्स ऐड होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट एज दैट ऑफ स्टार्टिंग मोनोमर्स। यानी इसमें जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो सेम ही रहती हैं, जो स्टार्टिंग मोनोमर्स होते हैं वही बार बार रिपीट होते रहते हैं और नया पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग में हमने जो यूनिट वही रिपीट हो रही है, उसमें कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। जबकि कंडेंसेशन में क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसमें किस सिंपल मॉलिक्यूल्स के रूप में H2O, अमोनिया, HCl, ROH, ये सब मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं टू फॉर्म ए पॉलीमर हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है उसमें से ये कुछ मास के रूप में कुछ मॉलिकुलर जो है वो बाहर निकलते हैं। जो स्टार्टिंग मोनोमर्स होते हैं उनके कंपेयर जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो जाती है, डिफरेंट होती है, जबकि इसमें कैसी होती है, सेम होती है। फिर नथिंग इज़
सेकेंड इज नथिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। जब पॉलीमराइजेशन होता है एडिशन पॉलीमर के थ्रू तो उसमें कुछ भी लॉस नहीं होता है, जबकि कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक्स H2O, NH3, HCl एक्सेट्रा लॉस होते हैं, मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। जनरली इन्वॉल्व्स वन मोनोमर्स, इनमें जनरली वन मोनोमर्स ही यूज़ होता है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट जनरली एक ही टाइप का मोनोमर इसमें कंबाइन होता जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन बनाता है और पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। जबकि कंडेंसेशन में कम से कम 2 मोनोमर्स होते हैं, यानी 2 अलग अलग मोनोमर्स होते हैं जो ऐड होकर के कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि ये किसमें कोपॉलीमर्स में आते हैं और एडिशन में होमोपॉलीमर्स जो सेम टाइप के मोनोमर्स हैं वो आते हैं। द मोनोमर्स आर जनरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड, और इनमें जो मोनोमर्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जबकि इनमें क्या होता है, द मोनोमर्स जनरली कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं। इनके एग्जांपल एडिशन का पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेलाइन, PVC एक्सेट्रा, जबकि एडिशन में बेकेलाइट, टेरिलीन, नाइलॉन 66 ये सब किस में आएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। तो आई होप आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का वो समझ में आ गया होगा। 4 टाइप्स का है। अब इसकी मैकेनिज़्म और रबर के बारे में प्लस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये 3 पॉइंट और है इस चैप्टर के जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक ये जो मैंने आपको बताया है क्लासिफिकेशन एंड पॉलीमर्स क्या होता है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए और इसको समझिए और मेनली इसके जो एग्जांपल्स हैं वो याद कीजिए। क्लासिफिकेशन को टिप्स पे कीजिए और हर क्लासिफिकेशन में जो पॉलीमर दिया हुआ है उसके हर एक एग्जांपल्स को आप टिप्स पे याद करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स ही आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।